हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हनी ड्यू की एक और पोम जिसका नाम है द लास्ट बार्गेन। बार्गेन यानी क्या होता है बच्चों? आप लोग कभी ना कभी तो अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग पे गए होंगे, है ना? सामान खरीदने गए हो ना? तो हमारी जो मम्मियां होती हैं वो दुकानदार से क्या करती हैं? एक सौदा करती हैं, एक अग्रीमेंट करती हैं, एक बार्गेन करती हैं, जिस पर क्या होता है कि दोनों जो पार्टीज होती हैं यानी कि हमारी मम्मी और वो दुकानदार, वो दोनों राजी हो जाते हैं कि ठीक है, ये सामान मैं आपको इतने रुपए में दे दूंगा। तो इस मोल भाव को, इस सौदे को कहा जाता है बच्चों बार्गेन। अब इस कहानी में जो हमारे पोएट हैं जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये इंडिया के, भारत के बहुत ही फेमस राइटर हैं। तो वो क्या है, वो एक जॉब की तलाश में है, एक नौकरी की तलाश में है। अब एक नौकरी की तलाश में घूमते घूमते उन्हें पैसे भी ऑफर होते हैं, यानी कि उन्हें कोई पैसों से खरीदना चाहता है, कोई उनकी जो काम है, जो उनकी जॉब है, उनको किस हिसाब से देना चाहता है, अपनी पार के हिसाब से देना चाहता है, यानी अपनी शक्ति के हिसाब से। लेकिन वो इन सब चीजों को मना करके आखिर एक बच्चे की बात को मान लेते हैं और उसके लिए फ्री में काम करने को मान जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि जो हमारे पोएट हैं वो एक छोटे से बच्चे के लिए फ्री में काम करने को मान जाते हैं? तो आओ यही इस पोम में हम पढ़ने वाले हैं, पर उससे पहले हम देखेंगे हमारे पोएट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर, pronounced as Rabindranath Tagore, 7 May 1861, 7 August 1941, was a Bengali polymath who was active as a poet, writer, playwright, composer, philosopher and social reformer, educationist and painter during the age of Bengali Renaissance। यानी कि जो रविंद्रनाथ थे, जिनको बंगाली के लोग किस हिसाब से बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, रविंद्रनाथ के नाम से जानते हैं, वो क्या थे? एक पॉलीमैथ थे। अब पॉलीमैथ बच्चों क्या होता है? पॉलीमैथ एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बहुत सारी चीजों की नॉलेज होती है, उसको कहा जाता है पॉलीमैथ। तो वो, उनको बहुत सारी चीजों की नॉलेज थी, तो इसीलिए उनको पॉलीमैथ कहा गया है। तो वो क्या क्या थे? वो पोएट भी थे, वो राइटर भी थे, वो प्ले राइट भी करते थे, कंपोजर भी थे, फिलोसोफर भी थे, यानी कि जो दर्शन शास्त्र वगैरह होता है, सोशल रिफॉर्मर थे, यानी कि सोसाइटी में जो भी चीजें गलत हो रही थी उनके बारे में लिखते थे, उनमें रिफॉर्म करने के, बदलाव करने के लिए लिखते थे, एजुकेशन के बारे में लिखते थे, पेंटर थे। कब? ड्यूरिंग द एज ऑफ बंगाल रेनेसेंस। रेनेसेंस यानी क्या होता है बच्चों? रेनेसेंस यानी होता है पुनर्जागरण। जब हम किसी एक दौर से दूसरे दौर में पहुंचते हैं उसको रेनेसेंस कहा जाता है, पुनर्जागरण कहा जाता है। अब बच्चों कौन सी एज में हम पहुंच रहे हैं? तो हम मॉडर्न एज में पहुंच रहे हैं, यानी कि मिडल एज से मॉडर्न एज में पहुंचना, उसको कहते हैं पुनर्जागरण। तो आप समझ गए, हमने पढ़ लिया हमारे ऑथर के बारे में। आइए हम देखते हैं इस कहानी में आखिर हम क्या पढ़ने वाले हैं। द लास्ट बार्गेन इज अ पोएम डिस्क्राइबिंग द स्टोरी ऑफ अ मैन हु इज इन सर्च ऑफ जॉब। इस कहानी में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एक मैन, एक व्यक्ति के बारे में जो किसकी तलाश में है? एक जॉब यानी कि एक नौकरी की तलाश में है। आगे देखिए, अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। जो बार्गेन होता है बच्चों, वो एक सौदा या समझौता होता है, मतलब कि ये एक सौदे का समझौता होता है जिसके अंदर जो दोनों पार्टीज हैं, यानी कि दोनों जो पक्ष हैं, वो एक दूसरे के लिए कुछ करने को राजी हो जाते हैं। Someone is looking for work waiting to be hired। कोई एक व्यक्ति जो कि किसकी तलाश में है? काम की तलाश में है, waiting to be hired, वो काम पर रखा है। उसे किसने काम पे रखा है? मतलब कोई काम की तलाश में है और कोई हायरिंग कर रहा है, यानी कि कोई काम पर रख रहा है। हार्ड वर्ड्स देखेंगे, बार्गेन यानी सौदा, अग्रीमेंट यानी समझौता, हायर्ड यानी काम पर रखा। He strikes a bargain but thinks it worthless। वो एक बार्गेन करता है, एक सौदा करने वाला होता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये क्या है? एकदम वर्थलेस है, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई भी मूल्य नहीं है। He tries twice again but does not like it either। फिर वो दोबारा से कोशिश करता है, लेकिन वो दूसरा वाला भी जो काम है उसको पसंद नहीं आता है। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, अंत में एक आखिरी सौदे में,
when he is in hired for nothing whatever, जब उसे किसी भी चीज के लिए हायर नहीं किया जाता, यानी कि बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला, he is happy as never before, तो भी वो इतना खुश है जितना खुश वो पहले नहीं हुआ। यानी कि अंत में उसे कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी वो काम करने के लिए तैयार है और खुश भी है। तो हम यही इस कहानी में पढ़ेंगे, आखिर वो खुश क्यों है और क्यों वो मान गया है बिना किसी चीज को लिए काम करने के लिए। What is the bargain and why it is the best? ये जो बार्गिन है, ये जो सौदा है, आखिर वो क्या है और why it is the best, और ये सबसे अच्छा क्यों है। हार्ड वर्ड देखेंगे, वर्थलेस यानी व्यर्थ या बेकार। Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone paved road. Sword in the hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power, but his power counted for naught. And he went away in his chariot. अब सुबह हो गई है, पहला दिन है, वो काम की तलाश में निकला है और क्या बोल रहा है, कम एंड हायर मी, कि आओ और मुझे हायर कर लो, मुझे काम पर रख लो। आई क्राइड, मैं रोया या मैंने जोर से चिल्लाकर कहा। While in the morning I was walking on paved stone रोड, जब मैं कहाँ चल रहा था, स्टोन पेव्ड रोड पर चल रहा था, यानी कि वो पथरीले रोड पर मैं चल रहा था, सड़क पर मैं चल रहा था, तो मैं चिल्लाते चिल्लाते चल रहा था। मैं क्या चिल्ला रहा था कि कम एंड हायर मी, कि आओ और मुझे काम पे रख लो। और वो क्या थी, सुबह हो रही थी उस समय। स्वॉर्ड इन द हैंड द किंग केम इन हिज चैरिट, हाथ में तलवार लेकर, स्वॉर्ड यानी तलवार, हाथ में तलवार लेकर एक राजा आया अपने रथ पर बैठकर। दिख रहा है, ये राजा है और ये अपने रथ पर बैठकर आया है। अब ये क्या कहते हैं, he held my hand and said, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, I will hire you with my power, कि मैं तुम्हें हायर करूंगा, मैं तुम्हें काम पर रखूंगा अपनी पार से, यानी कि मेरे पास जो भी शक्ति है उसके बल पर मैं तुम्हें काम पर रखूंगा। But his power counted for naught, लेकिन उसकी जो पार थी, उसकी जो शक्ति थी, वो किसी भी काम की नहीं थी। नॉट यानी होता है कुछ नहीं या नथिंग। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरिट, और फिर जब मैंने मना कर दिया तो वो अपने रथ पर बैठकर वापस चला गया। यानी कि सबसे पहले हमारे ऑथर, हमारे पोएट को किसके ऊपर काम पे रखने को कहा गया, पार, यानी कि एक राजा है, राजा के पास क्या होता है, बहुत सारा धन होता है, बहुत प्रजा होती है, उसके पास सैनिक होते हैं, तो उसकी जो पार होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि उसकी शक्ति जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब वो किसी को कुछ भी कहेगा तो कोई उसे मना नहीं कर सकता, उसके पास इतनी शक्ति होती है कि जो भी वो कहेगा सबको करना ही पड़ता है। तो ऐसा ही एक राजा इनके पास आता है, इस ऑथर के पास आता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने काम पर रखूंगा मेरी पार से, मतलब मेरे पास जो शक्ति है उससे मैं तुम्हें हायर करता हूँ। लेकिन जो हमारे पोएट हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सुन के, और वो कहते हैं कि उसकी जो पार है वो मेरे किसी भी काम की नहीं है। और ये सुनकर, मतलब क्योंकि हमारे जो पोएट हैं वो मना कर देते हैं, तो ये सुनकर जो राजा है वो वापस अपने रथ में बैठकर चला जाता है। तो याद रखना सबसे पहले दो बातें, कि अभी सब सुबह हो रही है ना, मॉर्निंग टाइम है, और सबसे पहले उनको डील किस चीज की मिली है, सबसे पहले उनको डील मिली है पार की, यानी कि शक्ति की या बल की। हार्डवर्ड्स देखेंगे, हायर यानी काम पर रखना, स्टोन पेव्ड यानी पथरीला, स्वॉर्ड यानी तलवार, चैरिट यानी रथ, पार यानी शक्ति, नॉट यानी शून्य या व्यर्थ। आगे देखिए, इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विथ शट डोर्स, I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. अब दूसरा क्या हो रहा है, in the heat of the midday, कि दोपहर हो रही है और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। The houses stood विथ शट डोर्स, और जो घरों के दरवाजे हैं वो क्या है, बिल्कुल बंद है। अब दोपहर में क्या होता है, मोस्टली लोग, क्योंकि इतनी धूप पड़ती है तो बाहर तो निकलते नहीं है, और जो हमारी मम्मियाँ वगैरह होती हैं बेचारी काम करके थक जाती हैं, तो वो दिन में क्या करती हैं, सोती हैं। और बच्चों को भी, आपको भी याद होगा, मुझे अभी भी याद है, मेरी मम्मी मुझे जबरदस्ती सुलाती थी दिन में, गेट वेट सब बंद करके।
तो ऐसे ही क्या हो रहा है कि बहुत गर्मी पड़ रही है, दोपहर का समय है, सारे घरों के जो दरवाजे हैं वो बंद हैं। आई वेंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन, मैं बस घूम रहा हूँ किसके साथ, क्रुक्ड यानी वो टेढ़ा मेढ़ा जो लेन है, जो गली है, उसके अंदर मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसके पास क्या था, गोल्ड से, सोने से भरा हुआ एक बैग था। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, ही पॉन्डर्ड, उस बूढ़े व्यक्ति ने विचार किया और कहा, आई विल हायर यू विथ माई मनी, कि मैं तुम्हें हायर करूंगा, मैं तुम्हें काम पे रखूंगा, मेरे पास क्या है, मेरे पास पैसे हैं, कि मैं तुम्हें अपने पैसों के दम पर क्या करूंगा, काम पर रखूंगा, यानी तुम मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें क्या दूंगा, पैसे दूंगा। ही वेड हिज कॉइन वन बाय वन, और ये कहकर वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, अपने सिक्कों को एक एक करके गिन रहा है। बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन मैं वहां से मुड़ गया, यानी कि हमारे जो पोएट है उनको ये वाली डील भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो वहां से चले गए, यानी कि वो उस ओल्ड मैन के लिए, उस बूढ़े व्यक्ति के लिए काम नहीं करना चाहते। हार्ड वर्ड्स देखेंगे। हीट यानी गर्मी, मिड डे यानी भरी दोपहर, वेंडर्ड यानी चलता गया, अलोंग यानी के सहारे, क्रोक्ड यानी टेढ़ा मुड़ा हुआ, पॉन्डर्ड यानी विचार करना। तो पहले हमने देखा कि पहले क्या हो रही थी, पहले सुबह हो रही थी और अब कौन सा टाइम आ गया है, मिड डे, यानी कि दोपहर हो चुकी है, यानी कि वो सुबह निकले थे और अब दोपहर हो चुकी है। पहले उन्हें पार की डील मिली थी और अब उन्हें किसकी डील मिली है, अब उन्हें मनी की डील मिली है, यानी कि पैसों की डील मिली है। आगे देखिए, इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. It was evening. अब क्या हो चुकी है बच्चों, दोपहर के बाद अब शाम हो चुकी है और जो पोएट है वो अभी भी काम की तलाश में घूम रहा है। The garden hedge was all flower. अब वो चलते चलते एक गार्डन के पास पहुंचे और हैज यानी होता है फेंस, यानी आपने देखा होगा गार्डन के चारों ओर एक बाउंड्री बनी होती है, उसको कहते हैं हेंज। किसकी बाउंड्री बनी हुई है, फूलों की बाउंड्री बनी हुई है, यानी कि वहां पर पेड़ लगे हुए हैं, उन पेड़ों पे फूल आए हुए हैं और वो बाउंड्री कैसी लग रही है, एकदम फूलों की बाउंड्री लग रही है। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, वहां से एक सुंदर सी मालिन, मेड यानी वैसे तो नौकरानी होता है, लेकिन अभी गार्डन है तो फिर गार्डन की तो वो क्या हुई, मालिन हुई, जो गार्डन की देखभाल करते हैं। तो द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, तो वो फेयर, वो सुंदर सी जो मालिन थी वो बाहर आई और उसने कहा, आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, कि मैं तुम्हें काम पर रखूंगी एक स्माइल के साथ, यानी कि मुस्कुराहट के साथ। अब मुस्कुराहट से यहाँ पे मतलब क्या है बच्चों, सुंदरता। तो उसने अपनी सुंदरता से कहा कि मैं तुम्हें काम पर रखूंगी अपनी सुंदरता के साथ, या मतलब क्या है कि मेरे पास सुंदरता है और उस सुंदरता से मैं तुम्हें काम पर रखूंगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, उसकी जो स्माइल थी, उसकी जो मुस्कुराहट थी बच्चों, वो पेल्ड यानी कि वो मुरझा गई, मेल्टेड यानी कि पिघल गई, और क्या बन गए, वो आंसू बन गए। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और फिर वो वापस अंधेरे में चली गई। यानी कि पहले तो उसने, उस मेड ने, जो मालिन थी, उसको पोएट को एक डील दी और फिर बोला कि मैं अपनी स्माइल के साथ आपको रखती हूँ, लेकिन धीरे ही उसकी जो स्माइल थी वो पेल हो गई, वो मेल्ट हो गई, वो पिघल गई, वो फीकी पड़ गई और वो आंसुओं में बदल गई। और फिर वो जो लेडी थी वो कहाँ चली गई, अलोन इनटू द डार्क, यानी कि वो अंधेरे में चली गई। अब आप याद रखिएगा, पहले हम मॉर्निंग के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमारे पोएट को कौन मिला था, एक किंग मिला था, एक राजा मिला था, और वो किसके सहारे हमारे पोएट को काम पे रखना चाहता था, उसकी पावर के साथ। फिर हम उनको कौन मिला, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। अब वो बूढ़े व्यक्ति के पास क्या था, बहुत सारा धन था, बहुत सारे पैसे थे। तो तब तक मिड डे हो चुका था, दोपहर हो चुकी थी, लेकिन वो काम भी हमारे पोएट को पसंद नहीं आया। शाम को उन्हें मिली एक सुंदर सी मालिन, एक सुंदर सी लेडी, महिला, और उसने बोला कि मैं आपको अपनी स्माइल के साथ काम पे रखूंगी। लेकिन फिर जो धीरे धीरे उसकी स्माइल थी वो फीकी पड़ती गई और वो आंसुओं में बदल गई और वो कहाँ चली गई, डार्क यानी कि अंधेरे में चली गई। अब
इनटू द डार्क का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, इनटू द डार्क यानी कि वो अंधेरे में चली गई, यानी जो भी आशाएं थी काम मिलने की हमारे पोएट को, जो भी उसको जॉब की उम्मीदें थी, वो सारी कहाँ चली गई, अंधेरे में चली गई, यानी कि खत्म हो गई। अभी तक उसको कोई भी डील अच्छी नहीं मिली जो हमारे पोएट को अच्छे लगे और वो काम पर जा सके, ऐसी कोई भी डील उसको नहीं मिली, इसीलिए उसकी जो सारी होप्स हैं, जो सारी आशाएं हैं, वो अंधेरे में चली गई है। हार्ड वर्ड्स देखेंगे। हेज यानी झाड़ीदार बाड़, अ फ्लावर यानी फूलों से खिली हुई, फेयर मेड यानी सुंदर युवती, पेल्ड यानी पीला पड़ जाना, मेल्टेड यानी पिघलना, टीयर्स यानी आंसू, डार्क यानी अंधेरा। अब अंत में बच्चों हमारे जो पोएट हैं उनको एक डील मिलेगी, आइए देखते हैं वो डील कौन सी है। द सन ग्लिस्टेड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me. He and said, I hire you with nothing. अब ये आखिरी डील जो है वो हमारे पोएट को मिली है और क्या कह रहा है वो, द सन ग्लिस्टेड ऑन द सैंड, कि जो सन है, जो सूरज है, वो चमक रहा है उस सैंड पर, उस बजरी पे, यानी कि बीच के पास में, जो बीच होता है ना समुद्री तल, उसके वहां पर एक बच्चा खेल रहा है ना। और जब आप कभी बीच पर गए हो तो आपने देखा होगा कि सनलाइट जब उस बीच की बजरी पर पड़ती है, सैंड पर पड़ती है, मिट्टी पे, तो वो कितनी सुंदर लगती है। तो ऐसे ही सन एकदम चमक रहा है, शाइन कर रहा है, उस मिट्टी पर पड़ रहा है, वो भी ब्राइट लग रही है, चमक रही है। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवडली, और जो सी वेव्स हैं यानी कि समुद्र की जो लहरें हैं, वो बहुत ही हैप्पीली यानी कि बहुत ही मन मर्जी से इधर उधर लहरा रही हैं, चल रही हैं। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स, वहां पर एक बच्चा बैठा है बच्चों, और वो क्या कर रहा है, शेल्स, शेल्स जानते हैं आप लोग, बजरी में मिलते हैं ना, शंख, उनके साथ खेल रहा है। ही रेज्ड हिज हैंड एंड सीम टू नो मी एंड सेड, फिर उस बच्चे ने अपना सर उठाया और ऐसा लगा मुझे कि वो मुझे जानता है, मतलब उस बच्चे ने हमारे पोएट को ऐसे देखा जैसे कि वो बच्चा उनको जानता हो। तो उसने अपना सर उठाया और उनसे कहा, आई हायर यू विथ नथिंग, कि मैं आपको हायर करूंगा, मैं आपको काम पे रखूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, यानी कि आपको मेरे लिए फ्री में काम करना पड़ेगा। नथिंग यानी कि मैं आपको हायर कर रहा हूं बिना किसी चीज के, मतलब मैं आपको बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। अब बच्चों वो हायर कर रहा है बिना किसी चीज के, तो वो किस चीज के लिए हायर करेगा पोएट को। बच्चों के पास आप कभी भी गए हो तो आपने देखा होगा बच्चों को सिर्फ क्या चाहिए कि आप उनके साथ खेल लो, आप उनके साथ मस्ती करो, खूब सारी मस्ती करो, उनके साथ सिर्फ खेलो। तो ये जो छोटा सा बच्चा है ये भी पोएट से यही चाहता है कि आप बस मेरे साथ खेलो, इसके बदले में मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको ऐसे ही काम पे रख सकता हूँ कि आपको मेरे साथ खेलना पड़ेगा। आगे देखिए, फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, और यहाँ के बाद में बच्चों वो जो बार्गेन थी, वो जो सौदा था, वो इस बच्चे के खेल में आके समाप्त हो गया, और इस सौदे ने मुझे क्या बना दिया, एक फ्री मैन बना दिया, यानी कि स्वतंत्र व्यक्ति बना दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर कोई, जैसे राजा हुआ, ओल्ड मैन हुआ, वो बूढ़ा व्यक्ति हुआ, वो लेडी हुई, वो सभी क्या कर रहे थे, पोएट को कुछ ना कुछ बदले में दे रहे थे। अब जब भी कोई आपको बदले में कुछ देता है तो आपको भी उसको कुछ देना पड़ेगा, है ना, फ्री में तो कौन ही आपको कुछ देगा। तो जब भी हम किसी के लिए पैसों में या फिर किसी मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए काम करते हैं ना बच्चों, तो हम क्या होते हैं, हम बंध जाते हैं, हम उस चीज में बन जाते हैं। लेकिन जब हमारे पोएट इस छोटे से बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो वो कैसे हो गए, एकदम फ्री मैन हो गए, यानी कि उनपे किसी की रोक टोक नहीं है, वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं, इस बच्चे के साथ जितनी देर चाहे उतनी देर खेल सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के लिए पैसों, सुंदरता या पार से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, फ्रीडम। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, फ्रीडम। हर इंसान को क्या चाहिए बच्चों, बस फ्रीडम चाहिए, कि वो फ्री रहे, वो स्वतंत्र रह सके, जो उसे करना है वो कर सके। रविंद्रनाथ टैगोर। और ये पोम किसने लिखी है इतनी प्यारी सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। हार्ड वर्ड्स देखेंगे, ग्लिस्टन यानी चमकाया, सी वेव्स यानी समुद्री लहरें, वेवडली यानी निरंकुशता या मन मर्जी से,
शेल्स यानी शंख, हेंस फॉरवर्ड यानी यहाँ से, स्ट्रक यानी सहमति हुई। यहाँ पे बच्चों हमारी ये पोम खत्म हो गई। हम मिलेंगे पार्ट 2 में, जहाँ हम करेंगे इस पोम के क्वेश्चन आंसर्स यानी कि सवाल और जवाब। तब तक थैंक यू।